यह भी एक संदेश है कि भ्रष्टाचार करके अगर कोई भी इमारत बड़ी से बड़ी भी खड़ी कर लेगा तो इस देश की अदालत, देश और प्रदेश की सरकार उस ढांचे को ढहाने में भी पीछे नहीं हटेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। और राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 93A में खड़ा हूं और मेरे ठीक पीछे वो बिल्डिंग है जिसको अब से कुछ वक्त पहले जमींदोज कर दिया गया। इस देश में कहा जाता है कि यदि आप रसूखदार हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप भ्रष्टाचार की किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। लेकिन आज वह अवधारणा गलत साबित हुई है। उसका सबूत है मेरे ठीक पीछे पड़ा हुआ मलबे का वो ढेर, जो कि 32 मंजिला इमारत का वो ढेर है। ये कहा जा रहा था कि बड़े पैसे देकर के, अथॉरिटी में घोटालेबाजी कर करके, अधिकारियों को सेट करके उसका निर्माण कराया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 12 साल लंबी चली कानूनी लड़ाई के बाद उसको जमींदोज कर दिया गया। आज राष्ट्रवाद में बात करेंगे कि भ्रष्टाचार के ट्विन टावर तो गिरा दिए गए, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर बड़ी कार्रवाई कब होगी जिससे कि देश में कभी ऐसी इमारत खड़ी ही ना हो। भ्रष्टाचार के इन ट्विन टावर को बनाने वाले सुपरटेक बिल्डर का कहना है कि उसने अथॉरिटी के हर नियम का पालन किया, अथॉरिटी में पूरा पैसा दिया, कागजी कार्रवाई पूरी की। यह साफ संकेत देता है अगर बिल्डर ने सारी कार्रवाई पूरी की है नियम के मुताबिक, तो नियम या तो बिल्डर के मुताबिक बनाए गए हैं या फिर कुछ और खेल हुआ। सवाल राष्ट्रवाद में है कि ट्विन टावर गिराया गया, लेकिन अधिकारियों पर कार्रवाई आखिरकार कब की जाएगी। इसी सवाल को लेकर के आज चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ट्विन टावर गिरा, लेकिन ट्विन टावर के गिरने के साथ साथ उस पर सियासत तेज हो गई। साल 2012 से लेकर साल 2017 तक देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मौजूदा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का साफ आरोप है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ही ऐसे भ्रष्टाचार को दिनों दिन बढ़ावा दिया गया, जिसका नतीजा यह रहा कि आम आदमी अपने हक से महरूम रहा। समाजवादी पार्टी सरकार के समय भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार के कारण से उस समय की सरकार के संरक्षण में, उस समय के अधिकारियों के लापरवाही से या मिलीभगत से, और उस समय जो विशेष तौर से रियल इस्टेट के कारोबारी बहुत तेज़ी से इस प्रकार से अपने को बड़ा बनाने के चक्कर में नियमों की अनदेखी करके काम कर रहे थे, उसी का दिखाई देने वाला यह स्वरूप ट्विन टावर है। और इस टावर के आज ध्वस्तीकरण का दिन है। यह भी एक संदेश है कि भ्रष्टाचार करके अगर कोई भी इमारत बड़ी से बड़ी भी खड़ी कर लेगा तो इस देश की अदालत, देश और प्रदेश की सरकार उस ढांचे को ढहाने में भी पीछे नहीं हटेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है। जनता की नजरों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी है, और जब ये सरकार गिराने की बात करती है तो हास्यास्पद लगता है। एक आम इंसान का ये सपना होता है कि किसी बेहतर जगह उसका अपना एक घर हो। एक मध्यम वर्गीय परिवार की पूरी जिंदगी की कमाई लगा करके घर खरीदा जाता है, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। और ये बिल्डिंग अकेली नजीर नहीं है ऐसे भ्रष्टाचारों की, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में हुआ है। भारत में और कहां ऐसी ही भ्रष्टाचार की नींव पड़ी हुई हैं, ये आपको दिखाएं। उससे पहले आपको सीधा स्टूडियो ले चलते हैं, और जहां पर मेरी सहयोगी बरखा आपको बताएंगी कि भारत के साथ साथ चीन में आखिरकार भ्रष्टाचार किस चरम पर पहुंचा है, वहां क्या हाल हुआ, क्या वैसी दुर्दशा होने की संभावना यहां पर भी है। इसके लिए आपको ये आंकड़े जरूर देखने होंगे। बिल्कुल अनंत, देखिए चीन का जिक्र यहां पर कर लेते हैं। चीन के 80 शहरों की बात करें तो करीब 200 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरी तरह से बने ही नहीं हैं, अधूरे हैं। और इसी बीच लोगों ने अपने होम लोन की ईएमआई देना बंद कर दिया। बिल्डर्स जो हैं वो वक्त पर घर नहीं देते, इसीलिए ईएमआई देना बंद कर दिया गया। बिल्डर्स को नए कर्ज नहीं मिल रहे और इसीलिए ये प्रोजेक्ट्स पूरी तरह अधूरे हैं। बिल्डर्स पर पुराना कर्ज है, नए प्रोजेक्ट पूरा करने का पैसा तक उनके पास नहीं होता है। प्रॉपर्टी मार्केट की भी अगर हम इस बीच बात करते हैं चीन की, कि वहां के किस तरह के हालात बने हुए हैं, वो जानना भी बहुत जरूरी है। पिछले साल टॉप 100 बिल्डर्स में से 28 बिल्डर जो हैं वो दिवालिया हो गए
और इन 28 बिल्डर्स के पास कुल प्रॉपर्टी सेल्स का 20% हिस्सा था। चीन में इस साल कुल प्रॉपर्टी सेल में 72% तक की गिरावट आई है और चीन में नए घर खरीदने वालों की संख्या 6 साल में अब सबसे कम हो गई है। चीन की हम बात कर रहे हैं, जहां पिछले 1 साल में नए प्रोजेक्ट्स का लॉन्च 40% कम हो चुका है। तो ये चीन के हालात अभी फिलहाल हैं और अप्रैल से लेकर देखिए, अप्रैल महीने से लेकर जून के बीच में चीन की अर्थव्यवस्था में 2.6% की गिरावट हुई है। आर्थिक वृद्धि दर पिछले साल के 4.8% के मुकाबले गिरकर 0.4% रह गई है। चीन की ग्रोथ रेट 2.5% रह गई है, जो 3 दशकों में सबसे कम है। 2022 के शुरुआती 6 महीनों की बात करते हैं तो चीन में 4 लाख से ज्यादा कंपनियां जो थी वो बंद हो गईं। 31 लाख छोटे बड़े उद्योग कारोबार जो हैं उनको भी बंद करना पड़ा। इसी के साथ साथ 1,70,00,000 छात्र ग्रेजुएट हुए और उनके सामने रोजगार का संकट बना हुआ है। 80 लाख युवा अभी फिलहाल चीन में बेरोजगार हैं। 4,000 बैंक बंद होने की कगार पर आ चुके हैं और 1990 के बाद रियल एस्टेट में यह सबसे बड़ी मंदी है जो अभी फिलहाल चीन में देखने को मिल रही है। देखिए, इस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है और भारत में बात करें तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए जो है देखिए वो भारत में भी फंसे हुए नजर आते हैं। मई 2022 तक भारत के 7 बड़े शहरों में रियल एस्टेट के कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फंस गए। इन प्रोजेक्ट्स में 6 लाख करोड़ की कीमत के 4.79 लाख फ्लैट्स जो हैं वो फंसे हुए हैं। ये आप भारत में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का जो अभी फिलहाल मौजूदा वक्त में सच है वो आप समझ सकते हैं कि अभी भारत में क्या स्थिति है। और देखिए, इसके अलावा आपको बता देते हैं कि जिन प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स फंसे कहां हुए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं। 1.18 लाख करोड़ रुपए की कीमत के 1,65,000 फ्लैट्स, विला या फिर लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं जो फिलहाल फंसी हुई हैं। पूरे एनसीआर में 1.81 लाख करोड़ रुपए की कीमत के 2,40,000 से ज्यादा यूनिट्स हैं जो फंसी हुई हैं। ये तो एनसीआर की बात हमने की है। आगे बढ़ते हुए मुंबई की अगर बात करते हैं तो वहां पर 1.82 लाख करोड़ रुपए की कीमत के 1,28,000 से ज्यादा यूनिट्स हैं जो फंसी हुई हैं। बेंगलुरु का रुख करें तो 28,000 करोड़ माफ कीजिए, इससे 26,000 से ज्यादा यूनिट्स वहां पर अभी बची हुई हैं। हैदराबाद में 11,000 करोड़ से ज्यादा के 11,450 यूनिट्स हैं जो फंसी हैं। चेन्नई में बढ़ते हैं तो 3,700 करोड़ की 5,190 यूनिट्स हैं। अब आप समझिए कि कितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पूरे होने का इंतजार यहां पर लोग कर रहे हैं। पुणे में 27,533 करोड़ के 44,250 यूनिट्स हैं। कोलकाता की भी बताते हैं आपको हम बात, 11,847 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, 23,540 यूनिट्स हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो लगातार फंसे हुए हैं। और राष्ट्रवाद के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। हमारे सहयोगी अनंत लगातार ग्राउंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू अनंत। जी बिल्कुल बरका, बहुत शुक्रिया आपका ये आंकड़े दिखाने के लिए जो कि जनता के सामने आने बहुत जरूरी थे कि देश में कहां कहां भ्रष्टाचार के ऐसे ही मामले फंसे हुए हैं और वो मामले भ्रष्ट तंत्र के पोल तो खोलते ही खोलते हैं, लेकिन आम आदमी की कमर टूटने की तस्दीक करते हुए आंकड़े। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के जो सवाल है वो सवाल आपके सामने मैं रख देता हूं। सवाल है कि ट्विन टावर धड़ाम हुआ, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर लगाम कब लगेगी? सवाल है कि अखिलेश राज में करप्शन टावर बने और योगी राज में धराशायी हुए, तो क्या मौजूदा सरकार को श्रेय देना सही है और क्या पिछली सरकार स्वीकारेंगी इस तथ्य को? सवाल है कि ट्विन टावर गिरा दिया, लेकिन भारत में करप्शन के इतने और कितने टावर? सवाल है क्या भारत में चीन जैसे हालात हो जाएंगे जो आंकड़े में सहयोगी बरखा ने आपको दिखाए? और सवाल ये कि टावर गिराने से आम जनता पर कितना असर पड़ेगा? ये सबसे अहम सवाल। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका तारुफ कराता हूं आपसे। हमारे साथ शलमणि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। हमारे साथ रोशनी जायसवाल हैं, नेता हैं कांग्रेस से। और कुछ ही देर में हमारे साथ अनुराग भदौरिया होंगे, प्रवक्ता रहेंगे समाजवादी पार्टी से। प्रोफेसर सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़ेंगे, नेता हैं बहुजन समाज पार्टी से, जिनकी सरकार अखिलेश के ठीक पहले रही थी 7 से 12 के दौरान। हमारे साथ राजीव मिश्रा भी होंगे जो कि टाउन प्लानर हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का। शुरुआत शलमणि त्रिपाठी मैं आपसे करना चाहूंगा कि बात ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले को सही तरीके से क्रियान्वित मौजूदा सरकार ने कराया, लेकिन पब्लिक डोमेन में सवाल यह भी है कि इंसाफ नहीं, ये सिर्फ हुए इंसाफ का श्रेय लेने की होड़ है और उसी तस्दीक में, उसी रेस में बीजेपी भी फिलहाल है।
देखिए, ये कोई इमारत नहीं गिराई गई, बल्कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कुकर्मों का जो एक प्रतीक चिन्ह था वो आज गिराया गया है। जिस 12 सालों में इन्होंने पूरा का पूरा 2 टावर खड़े करा दिए, रात दिन काम कराया, सरकारी प्रश्रय दिया, बिल्डर को प्रश्रय दिया, कोर्ट को बार बार गुमराह करने का प्रयास किया, वो 12 सालों में जो पूरा का पूरा टावर खड़ा हुआ उसको 12 सेकंड के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उसको गिराने का काम किया है। और बहुत स्पष्ट संदेश है ऐसे बिल्डरों को जो दुस्साहसी मानते हैं खुद को, उनको लगता है वो कानून से ऊपर है, ऐसे अफसरों को जिनको लगता है कि नहीं वो कुछ भी कर लेंगे, उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, और ऐसे नेताओं को जिनको लगता है कि जब वो सत्ता में है तो वो कुछ भी अनाप शनाप कर सकते हैं, कुछ भी लीगल कर सकते हैं, आगे चल के उनका कुछ भी बाल बांका नहीं होने वाला। निश्चित तौर पर देखिए, ये एक संदेश है ऐसे बहुत सारे लोगों को। और ये जो ट्विन टावर गिराया गया है, मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निश्चित तौर पर कहा, लेकिन कोर्ट तो बार बार कहती रही, कोर्ट तो 17 के पहले भी कह रही थी, कोर्ट तो उसके पहले भी कह रही थी, 2004 से ये शुरू हुआ जब लैंड अलॉटमेंट शुरू हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार। भाई, लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि मैंने पूरी टाइमलाइन देखी, 2004 में जब पट्टा आवंटित किया गया, 2006 में फिर और जमीन दी गई, उसके बाद तो नियम बदलने का सिलसिला शुरू हो गया था। कभी फ्लोर एरिया रेशो बढ़ाई जा रही है, कभी बिल्डर को परमिशन मिल जा रही है कुछ और टावर बनाने की, कुछ और फ्लोर बनाने की, और बिना जो RW है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, बिना उसकी सहमति के बिल्डर आज की तारीख में कहता है कि मैंने जो किया सब कुछ नियम के मुताबिक किया, अथॉरिटी के हर कागज को पूरा करके किया। तो अथॉरिटी का जो तंत्र था जिसके बारे में कोर्ट ने अपने डिसीजन में टिप्पणी की है, वो नेक्सस कैसे काम करता है मैं ये भी जानूंगा आपसे। उससे पहले मेरी सहयोगी शिवानी मिश्रा का मैं रुख करना चाहूंगा। शिवानी बताइए जरा, शिवानी इस वक्त मौजूद हैं जो टावर गिराए गए उसके मलबे के पास में। शिवानी, कितनी ऊंचाई तक वो मलबा खड़ा हुआ है इस वक्त, जरा बताइए, और आसपास के जो लोग वहां पर हैं कितने खुश हैं? हाँ जी अनंत, आपको दिखाएंगे सीधे तस्वीरों में, ये वो मलबा है जो आज ट्विन टावर्स को ध्वस्त करने के बाद यहाँ पर तब्दील हो गया है। आप देखिए, ये जो पूरा मलबा है ये ऐसा लग रहा है कि लगभग 4 से 5 फ्लोर की ऊंचाई है। 32 फ्लोर्स और 29 फ्लोर्स की ये 2 बिल्डिंग्स थी, एपेक्स और दूसरी बिल्डिंग, जिनको गिरा दिया गया। और सबने वो तस्वीरें देखी कि कैसे भ्रष्टाचार का कद भले ही कितना भी ऊंचा हो, महज कुछ सेकंड्स में धराशायी हो जाता है। और ऐसे ही धराशायी होने के बाद ये मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है और यहाँ पर अभी रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। आप देखिए, जो मशीन्स यहाँ पर हैं वो कोशिश कर रही हैं कि डिसिपिटेशन हो, हवा को शुद्ध कर दिया जाए, ताकि जो लोग यहाँ आसपास हैं उनको कम से कम अफेक्ट हो, कम से कम इम्पैक्ट हो। लेकिन आप देखिए कि किस तरह का वॉर फुटिंग पर ये काम चल रहा है, पूरी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, और उसके बाद ये जो मलबा है उसके क्लियरेंस को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। मलबे के सामने की जो सड़क है वहाँ पर भी मैं आपको एक बार एक तस्वीर दिखाऊंगी कि कैसे लगातार फायर ब्रिगेड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, वाटर टैंक्स हैं, जबरदस्त काम यहाँ पर किया जा रहा है। पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद है। जो सड़क है वहाँ पे जो रेजिड्यू है वो देखा जा सकता है, जो भी सीमेंट था, जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल था उसका रेजिड्यू यहाँ पर देखा जा सकता है। जो चादरें दूसरे जो यहाँ पर बिल्डिंग्स थी उन पर लगाई गई थी वो अब सलेटी हो चुकी हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से कंट्रोल्ड इम्प्लोजन यहाँ पर किया गया और पूरा एक एजेंसीज, जो मल्टीपल एजेंसीज हैं वो परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में अनंत यहाँ पर काम कर रही हैं। और लगता है कि काफी वक्त लग जाएगा इस मलबे को यहाँ से पूरी तरह से साफ करने में, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम इम्पैक्ट यहाँ पर रहने वाले लगभग 2.5 से 3 महीने का वक्त बताया जा रहा है शिवानी, अनुमानित तौर पर, कि वहां के लोगों को ये झेलना पड़ेगा जब तक मलबा की आवाजाही के लिए ट्रक वहां पर आते रहेंगे। शिवानी, मैं वापस आऊं आपके पास, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भाई, ये कहा जा रहा है कि आपकी सरकार आते ही, यानी साल 2012 से 2017 के बीच में तो भ्रष्टाचार की इस बिल्डिंग को बनाने में पंख लग गए थे। दिन दोनी रात चुगनी जो तरक्की कही जाती है वो इसी बिल्डिंग की हो रही थी। हाँ, तो इसके मतलब आपने स्टडी पूरी की नहीं ठीक से। 2014 में समाजवादी पार्टी सरकार ने इस जो बिल्डिंग थी इसमें जो 26 अधिकारी थे संशोधित कर दीजिए और कार्रवाई के आदेश दिए। 2017 से लेके 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वही 26 अधिकारियों के खिलाफ क्या अब तक क्या कार्रवाई हुई, क्या चार्जशीट फाइल की, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कोई नोटिस जारी किया? कुछ नहीं। ये वो लोग हैं जो इस बिल्डिंग के लिए बनाने के लिए और उसकी मदद और करते रहे। वो तो शुक्र मनाइए कि वहाँ के जो लोकल लोग थे वो उन्होंने 1 करोड़ रुपया चंदा किया और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए। ये सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी मदद भी नहीं कर रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया
और सुप्रीम जी। कोर्ट के आदेश से बिल्डिंग गिर रही है। लेकिन भारतीय जनता अनुराग भाई, पार्टी का बात आपकी भ्रष्टाचार- बिल्कुल ठीक है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा कि 2014 में जांच के आदेश दिए गए थे, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं मैं। और 17 से 22 में जिसकी सरकार रही है वो भी जवाबदेह है। लेकिन एक छोटी सी शंका मेरी है सर, उसका समाधान और कर दीजिए। एक छोटी सी शंका है सर, उसका समाधान और कर दीजिए। टाइमलाइन में सर मैंने ये भी देखा, कि 2012 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ये मामला गया, उस वक्त इसमें महज 13 मंजिलें बनी हुई थी और अच्छा, 1.5 बोलने साल में- के अंदर अंदर पूरी की पूरी 32 मंजिलें बन गई। 6 साल में 13 मंजिलें और 1.5 साल में सर 32 मंजिलें। अच्छा, बोलने जी। दीजिए मुझे। देखिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहा था तो आप शांत सुन रहे थे, मैं बोलने लगता हूं तो आप चिल्लाने लग जाते, तो मुझे बोलने दीजिए ना, मत बचाइए, बीजेपी एक्सपोज करने दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी को 2014 में जब समाजवादी को लगा बताइए बिल्डिंग गलत है, उन्होंने 26 अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए और कार्रवाई के चलती रही। क्या इन्होंने 26 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की? नहीं की। क्या इन्होंने 26 चार्जशीट तो छोड़ो, जब वो लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे इन्होंने मदद भी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट आदेश से बिल्डिंग गिर रही है और ये लोग कुर्ता झाड़ के आ गए। ये लोग तो वो लोग हैं जो रोड बनाते हैं ना, रोड, जैसे आपने देखा यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी बनाया, 4 दिन में ढह गया। क्या कार्रवाई की अधिकारियों के खिलाफ? नहीं की। एक आईपीएस अधिकारी है पटीदार, 5 साल हो गए करीब करीब फराए हुए, 3-4 साल तो हो गए। एक आईपीएस अधिकारी को नहीं ये गिरफ्तार कर पाए। ये बोलोगे जो अधिकारियों को बचाते हैं, 26 में कार्रवाई करेंगे जो अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि अधिकारी इनके ही मंत्री हैं। डिप्टी सीएम क्या कह रहे थे पाठक जी, बिना मुझसे जी। पूछे, बिना मेरे उसके ठीक है अनुराग भाई, आपकी सारी बातें जायज हैं, इन बातों से मैं इनकार नहीं कर रहा। और शलमणि त्रिपाठी को आपके इन सवालों का जवाब देना होगा। कार्रवाई करते हैं, नहीं करते। मैं कह रहा हूं शलमणि त्रिपाठी को, अनुराग भदौरिया, आपके इन सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन सर मेरा तो एक छोटा सा सवाल है जिसका जवाब मैं चाह रहा हूं आप दे दें। जवाब देना चाहता हूँ। मुझे बताइए सर कि 2006 के बाद में जब ये स्वीकृति दी गई, फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ा दिया गया, उसके बाद होता ही है जो प्रकरण सामने आया कि पिछले 6 सालों की जो कंस्ट्रक्शन थी उसमें 12 फ्लोर बन पाए थे। उसके बाद जैसे ये मामला हाईकोर्ट में जाता है, उसके बाद अगले 1.5 साल के अंदर 32 फ्लोर खड़े कर दिए जाते हैं बिना नोएडा अथॉरिटी की या जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी जानकारी की। तो नहीं हुआ होगा सर। उधर कोर्ट में समानांतर सुनवाई चलती रही और इधर आपकी सरकार में ही सर निर्माण कार्य होता रहा। नहीं दोगे आप, एजेंडे पे बिजी है। अरे बोलने तो दो, एजेंडे पे बिजी मत होइए। मैंने क्या किया, 2014 में उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए ना। 2014 12 एजेंडा है सर, पब्लिक का एजेंडा, और मैं खुलकर कर रहा हूं पब्लिक का एजेंडा। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है सर, पब्लिक का एजेंडा मैं खुद खुलकर कर रहा हूं। हाँ, एजेंडा चलाइए बीजेपी के। बताइए ना सर, खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटाइए ना कि 26 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट हुई क्या? नहीं पूछ पा रहे आप उनसे, डर के मारे। पूछे कि बीजेपी के खिलाफ जो अब अनुराग भदौरिया अगर बीजेपी में शामिल हो गए हो तो सर मेरी जानकारी में है नहीं। फिलहाल मैं आपसे सवाल कर रहा था समाजवादी पार्टी सरकार को लेकर के, 2012 से 2017 के बीच में जो सरकार थी उसको लेकर के। डरो मत, मुझे बोलने दो। आप उनसे पूछिए कि समाजवादी पार्टी अच्छा ठीक है सर, 30 सेकंड पूरे आपके, उसके बाद चलूंगा बाकी मैं होने के बाद। बताइए मुझे। फिर मैं हाथ जोड़ लूंगा आपसे, अगर नहीं बोलने दोगे तो मैं हाथ जोड़ के उठ जाऊंगा। यही कर सकता हूं और ज्यादा नहीं कर सकता अगर नहीं बोलने दोगे तो। मैं आपसे कह रहा हूं कि 2014 में आपने सवाल उठाया तो मैं जवाब दे रहा हूं कि 2014 में जब पता चला गलत बिल्डिंग बनाई जा रही है, अधिकारी लिप्त हैं, तो 26 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और उसके कार्रवाई के आदेश दिए गए। लेकिन 2017 में जब बीजेपी की सरकार आती है, क्या इन्होंने 26 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की? वो अधिकारी वहीं के वहीं है, जस के तस है, ये उनकी मदद करते रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारों के साथ खड़ी है, भ्रष्टाचार पार्टी है। इसमें लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। रोडों के कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार, हेल्थ डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार। अब देखिए अनुराग भाई, मैंने आपकी पूरी बातें सुनी। टीचर भर्ती में भ्रष्टाचार। 5 सेकंड का मेरा सवाल रहेगा, मैं फिर आपको 30 सेकंड दूंगा बोलने के लिए, उसके बाद चलूंगा मैं फिर शलमणि त्रिपाठी जी के पास। मेरा छोटा सा सवाल सर 5 सेकंड का ये है अनुराग भाई, आपने कहा 2014 में हमने जांच के लिए 26 अधिकारियों की सूची बना ली, तो सर 14 से 17 तक तो सूबे में आपकी सरकार थी, 3 साल तो आपके पास भी थे ना। मैं बोलूं ना, 17 से आगे का सवाल मैं शलमणि त्रिपाठी से जरूर पूछूंगा, लेकिन 14 से 17 का जवाब जरा आप दे दीजिए। हाँ तो बोल तो रहा हूं, 2014 में उनके जांच के आदेश हुए और जांच चलती रही। उसके बाद जब चार्जशीट का समय आया तो मेरी सरकार चली गई। तो इन्होंने उस पर चार्जशीट फाइल क्यों नहीं की? क्यों नहीं उनको जेल के अंदर डाला? क्यों अधिकारी काम करते रहे? क्यों भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भ्रष्टाचार में लिप्त रहे? क्यों भारतीय जनता पार्टी? ठीक है शलमणि त्रिपाठी, जब संक्षेप में जरा इस बात का जवाब दे दीजिए। वो तो इस बात को कहकर के अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि 1.5 साल में भले ही उनके कार्यकाल में हाई कोर्ट में केस चलता रहा, लेकिन इधर बिल्डिंग बनती रही। 26 अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने जांच के आदेश दिए, 3 साल में जांच नहीं कराई, लेकिन 17 से लेकर 22 सर आपके भी 5 साल हो गए हैं, 6 साल होने को आ रहे हैं सर, 6 साल हो चुके हैं।
आनंद जी, मैं तो कहूंगा कि आज समाजवादी पार्टी के जो साथी अनुराग भदौरिया हैं, थोड़ा सहानुभूति उनके साथ रखनी चाहिए। अगर आप अभी रिवाइंड करेंगे, चेहरे देख लीजिए, कितना दुख है, कितना चेहरे लटके हुए हैं। ट्विन टावर का भ्रष्टाचार गिरा है, निश्चित तौर पे हिस्सेदारी कहाँ कहाँ गई है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप उस बिल्डर से पूछिए, बिल्डर ने एफिडेविट में और तमाम पूछताछ में क्या बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर 1,000 रुपए स्क्वायर मीटर सरकारी पैसा जमा किया गया तो 10,000 रुपए स्क्वायर मीटर नेताओं और अफसरों की जेब में गया। किसकी जेब में गया होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और आज योगी जी ने डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया है। तो अनुराग भदौरिया का चेहरा देख लीजिए, मनोस्थिति उनकी देख लीजिए, ये क्या बोले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अरे 2014 में जब हाईकोर्ट ने इनसे कहा कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रोक दो, बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, इन्होंने बकायदे अफसरों को निर्देश दिया, पुलिस लगाई, कॉलोनी के लोगों को घुसने नहीं दिया, सोसाइटी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराई कि नहीं रात दिन काम होगा। आप देखिए एफिडेविट पढ़िए, कोर्ट की प्रोसीडिंग पढ़िए कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिन रात काम कराया और ये टावर 12 टावर से होता होता 32 टावर तक पहुंच गया। और कार्रवाई किसके खिलाफ करेंगे? ये खुद इन्होंने अधिकारियों को इन्होंने प्रेशराइज किया, उनसे दस्तखत कराए, ये भला कार्रवाई कर सकते हैं? कार्रवाई हुई है 17 के बाद 26 लोग सस्पेंड किए गए हैं, मुकदमा दर्ज किया गया है। और निश्चित तौर पे आज आपसे कह दे रहा हूं कि योगी जी की सरकार में अनुराग भदौरिया जेल गए, ये भी अनुराग भदौरिया, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि सर एक एक करके बात करें। देखिए, कम से कम पब्लिक के एजेंडे पर मैं पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों से ये उम्मीद करता हूं सर कि एक एक करके बात करें। अनुराग भदौरिया, एक एक करके बात करें। आपने जितने सवाल पूछे, मैंने आपके हर सवाल का आपसे पूछा गया, आपको उत्तर देने का मैंने पूरा वक्त दिया सर। ये भ्रष्टाचारियों पे, इन पे मैं कह रहा हूं सर, भाजपा से आपको चाहे लाख सवाल करने हो, शलमनी त्रिपाठी शो में उनका हर सवाल का जवाब देने के लिए बातें हैं, लेकिन तब सवाल पूछेगा जब मैं आपके पास आऊंगा। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हुआ, कार्रवाई हुई सर, तब सवाल पूछेगा कि जब तब सवाल पूछेगा अनुराग भदौरिया जब मैं आपके पास आऊंगा। लाजमी है। इनको नहीं सर, मैं सर डिबेट को ऐसे डिरेल नहीं होने दूंगा। मैं डिबेट को सर डिरेल नहीं होने दूंगा। मैं माफी के साथ आप दोनों को रोक रहा हूं सर। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं हो सकता है, जनता का एजेंडा वही रहेगा सर। और सवाल इत्मीनान के साथ सुनकर के तफसील से जवाब देने पड़ेंगे। मैं आप दोनों के पास लौटूं। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, मुझे बताइए सर कि 7 से 12 तो आपकी सरकार थी। एक सेकंड, शलमणि जी, अनुराग भदौरिया, मैं दोनों के पास लौट रहा हूं सर। डॉक्टर सतीश प्रकाश, मुझे बताइए सर, 7 से 12 तो सरकार आपकी थी। आप की सरकार में तो सारी मंजूरियां दी गई थी। आप की सरकार में फ्लोर एरिया रेशो लगातार बढ़ा दिया गया था। आप की सरकार में मंजिले पर मंजिलें लगातार बढ़ती गई, मानकों को ध्वस्त कर दिया गया। यादव सिंह कहा जाता कि पैदाइश आप ही की सरकार की है, तो जिम्मेदारी से सर आप भी नहीं भाग सकते जब आपकी सरकार रही थी। देखिए आनंद जी, आरोप लगाना, कुछ सच्चाइयां इस देश दुनिया के सामने आनी चाहिए। बीजेपी का जो चुनावी बॉन्ड से जो चुनावी चंदा है, 35% भारत के जो बिल्डर हैं वो बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा देते हैं। एक बात का ध्यान रखें शलमणि त्रिपाठी जी, अगर कहीं गलती हो तो मुझे बताना। दूसरी बात, 2004 में जब ये पट्टा दिया गया इन सज्जन महोदय को, तो बीजेपी बाकायदा सहयोगी के रूप में समाजवादी पार्टी की सरकार चलवा रही थी। बीजेपी के एक बड़े लीडर्स जो कुछ दिन तक समाजवादी पार्टी में भी रहे, आज वो फिर बीजेपी में है, उनके कहने से ही ये पट्टा कहीं ना कहीं सरकार ने आवंटित किया था उस तथाकथित जो बिल्डर्स को। और 2004 के बाद में आनन फानन में 2006 तक आते आते तमाम जो सरकारी सिस्टम से जो भी मंजूरियां और जो भी इसके अनुमति लेनी होती है वो तमाम चीजें ली हैं। मेरा मानना यह है कि ये सच है कि 2007 से लेकर के 2012 के 20 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, लेकिन ये टावर का काम कहीं ना कहीं रुका रहा। ये सवाल इनसे पूछा गया और उन तमाम लोगों के साथ। देखिए सलमणि जी, आप नहीं सर, मिसकोट नहीं करेंगे सर। सुनिए सतीश प्रकाश जी, मिसकोट नहीं करेंगे सर। गलत जानकारी टीवी के प्लेटफॉर्म पर नहीं, इस शो में नहीं सर। संशोधित मैं कर देता हूं सर, आपको मैं संशोधित कर देता हूं सर। 2008-2009 के बीच में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका था। एक सेकंड सर, एक सेकंड सतीश प्रकाश जी, एक सेकंड। 2008-2009 में इस इमारत को जो ढा दी गई, इसी पूरी सोसाइटी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका था, यानी सोसाइटी पूरी हो चुकी है। उसके बाद में एक नया संशोधन लाया गया, कागजों में वापस हेरफेर की गई और 28 फरवरी साल 2009, मैं तारीख के साथ बता रहा हूं सर, 28 फरवरी साल 2009 को उत्तर प्रदेश शासन के नए आवंटियों के लिए फ्लोर एरिया रेशो यानी FAR, जो लोग रियल एस्टेट समझते होंगे वो समझते होंगे FAR क्या होता है, फ्लोर एरिया रेशो बढ़ाने का निर्णय दिया गया।
जिस बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है उस बिल्डिंग को आप वापस एफआईआर बढ़ाने का आदेश दे देते हैं, उसको छूट दे देते हैं, उसके बाद फ्लोर बढ़ा दिए जाते हैं, उसके बाद बिल्डिंग बढ़ाई जाती है। हुआ भले ही समाजवादी पार्टी की सरकार में आरोप लगता हो सर, लेकिन नींव बसपा में पड़ी थी इसकी। नहीं देखिए आनंद जी, मेरी बात सुनिए। बिल्डिंग को गिराना या बिल्डिंग गिर जाना, ये दोनों सवालों में अंतर है। ये मुरादनगर के अंदर इनका एक बीजेपी का एक बहुत बड़ा लीडर्स है जिसने बाकायदा ठेका लिया और 30 लाख रुपए की सरेआम रिश्वत उसने सरकार को देना स्वीकार किया, और वो कितने दिन में गिर गया? 1 महीने में गिर गया ना। ये टावर आपने गिराया है, हालांकि ये गलत। बिल्डर का नाम बताइए सर। शलमणि त्रिपाठी से मैं अभी सवाल पूछूंगा। सुनिए, कौन बिल्डर था सर वो? आपका कैबिनेट में गिर किस गया? व्यक्ति? आप इतनी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं सर, मैं चाहता हूं कि पब्लिक डोमेन में आप वो नाम रखें। जी अरे सुनिए, देखिए रम में राम ढूंढने वाले वो सब जानते हैं किसने वो कहां ने सरकार के ऊपर प्रभाव डाल करके कहां जमीन दिलवाई। मुझसे मत कहलवाइए। ये शलमणि त्रिपाठी जी का सवाल है कि आपने पार्टी के लीडर्स का नाम लेना चाहते हैं। अरे क्यों ना कहलवाऊं सर? मेरा मानना, सुनिए मुझसे, मैं कह रहा हूं सर, क्यों ना कहलवाऊं मैं आपसे, बताइए। सतीश प्रकाश जी, आप इतनी अहम जानकारी दे रहे हैं सर। आप ये कह रहे हैं कि भाई एक बिल्डर ने 30 लाख रुपए की रिश्वत लेकर के अपने काम को अंजाम दिलवाया, तो रिश्वत किसको दी गई, रिश्वत किसने दी, ये तो बताइए ना पब्लिक डोमेन में। सुनिए, अरे आनंद जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये इस बिल्डर वाली बात नहीं है। मुरादनगर में शमशान घाट जो गिरा, बाकायदा उसका बनाने वाला जो ठेकेदार था उसने सरकार के ऊपर आरोप लगाया। सरकार में शलमणि त्रिपाठी जी है, मैं नहीं हूँ। इन्होंने जांच कराई क्या, बताइए ना। और इनकी जो विधायक है, मोदीनगर की विधायक है, जो मुरादनगर से विधायक आते हैं, वो इनकी विधायक है, उनके उसमें खुद में नाम है। मेरा कहना यह है कि अगर भ्रष्टाचार कहीं भी होता है, देखिए हम एक ऐसी सोसाइटी के बीच में रहते हैं, नोएडा जैसी जगह में, दिल्ली जैसी जगह में, जहां एनसीआर का रीजन है, जहां सरकार में अगर इस तरह का काम हो रहा तो ये सवाल है। और गलत काम चाहे कोई भी करे, उसको डिफाइन नहीं करना चाहिए। ये पब्लिक डोमेन वाला मामला है। मेरा कहना यह है कि 2017 से लेकर के 2022 तक सरकार की पूरी नीतियां रही, इस मामले मैं बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं सर आपसे, किया जाए। मेरा एकदम जमीन का सवाल पूछ रहा हूं सर, शुरुआत का सवाल मैं पूछ रहा हूं। मुझे बताइए कि आज की तारीख में ये जो बिल्डिंग ढहाई गई, ये इंसाफ सही है, या जिस वक्त ये भ्रष्टाचार पनपाया जा रहा था, जिस वक्त अधिकारियों को बरगलाया जा रहा था या शासनादेश आ रहा था, मैं नहीं कह सकता कि अधिकारियों को सेट किया गया या वो सरकार में किसी को सेट किया गया, मैं नहीं कह सकता सर, लेकिन नियम के विरुद्ध तो ये हुआ है। अगर उसी वक्त पर दबा दिया जाता सर, तो आज नौबत नहीं आती ना, तो वो इंसाफ ठीक होता था, ये इंसाफ ठीक है। देखिए अनंत जी, मैं इस पे सवाल नहीं कर रहा हूं। मेरा मानना है कि भारत में या उत्तर प्रदेश में सरकारें चेंज होती है। जिस अधिकारी के कार्यकाल में इसको परमिशन दी गई हो, आज बीजेपी की सरकार है, इससे पहले की सरकारों की अगर नीयत खराब थी तो 2007 आप भी तो सरकार चला रहे हैं ना। अगर आप सरकार चला रहे हैं तो उन तथाकथित जो अधिकारियों हैं, एक ठीक है सर, ये सवाल आपने भी पूछा, ये सवाल अनुराग भदौड़ ने पूछा। शलमणि त्रिपाठी जरा संक्षेप में बता दीजिए कि जिन अधिकारियों की लिस्ट दी गई थी 2014 में समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा, 3 साल में उन्होंने कार्रवाई नहीं की, वो जवाब देने के लिए हैं, लेकिन सर अगले 6 साल में कार्रवाई क्या आपकी सरकार में हुई? जहां तक मेरी जानकारी है 2 या 3 जूनियर इंजीनियर जो होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हुई है सर, और जानकारी मेरी ये भी कहती है कि जूनियर इंजीनियर इस क्षमता में नहीं होता कि वो ऐसी बिल्डिंग बनवा सके अपने बूते पे। अरुण जी, झूठ के ना तो पांव होते हैं ना झूठ के नाम होते हैं। अभी हमारे साथी बता रहे थे बिल्डर, ये वो, पूरा देश जान रहा है। देखिए इससे बड़ी ढिठाई कुछ नहीं हो सकती कि पूरा देश जान प्रोजेक्ट है। 2007 में क्या हुआ, कैसे रातों रात इमारतें बनाई गई और कब आदेश हुआ है। 2017 के बाद माननीय योगी जी ने कमेटी बनाई और 26 लोग चिन्हित किए गए। आप 2-3 की बात कर रहे हैं आनंद जी, 26 लोग चिन्हित किए गए, जिसमें आईएएस अफसर भी हैं, उनके खिलाफ सस्पेंशन हुआ है। उनमें से कुछ लोग कोर्ट चले गए ये कहते हुए कि नहीं साहब, हमारे ऊपर तो ऊपर से आदेश था, सरकार का आदेश था, लेकिन वो कहीं भी जाए उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। 26 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और मैं आज आपसे कह रहा हूं कि इसमें लोग जेल भी जाएंगे। लेकिन पूरा देश ये देख रहा है कि ये ढिठाई कैसे हो सकती है कि आप गुनाह भी करिए, भ्रष्टाचार भी करिए। अरे नीरा यादव किसकी सरकार में थी जो जेल गई? मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? अखंड प्रताप सिंह किसकी सरकार में थे जो चीफ सेक्रेटरी थे, वो जेल गए, वो किसकी सरकार से जुड़े हुए थे? या उसके बाद जो यादव सिंह किसकी पैदाइश थे, किन सरकारों की? मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? तो ये तो जिस तरह इन्होंने पब्लिक मनी को जिस तरह इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, जिस तरह लूट खसोट की, इनके वक्त में नोएडा क्या था? सपा और बसपा की सरकारों के वक्त में जो नोएडा रहते हैं लोग, उनसे पूछिए कि 1000 रुपए स्क्वायर मीटर रेट अगर राजस्व में जाता था तो 10,000 रुपए स्क्वायर मीटर इनकी जेब में जाता था, नेताओं की जेब में जाता था। और ये हमारे बसपा के
साथी बोल रहे हैं, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, अनुराग जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखी है कि कौन सी नेता को नोटों की माला पसंद थी, उन्होंने नोटों की माला देखी है, नोटों की माला पहन के किसको काम करना था, ये पूरे देश ने देखा है। रही बात हमारी जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या क्या कैसे कैसे इंतजाम किए जाते थे, ये बात आपने ठीक कही। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं सर, जो आपने 26 अधिकारियों का जिक्र कर ही दिया, तो अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि दर्शकों आपके लिए जानना जरूरी है कि जो अधिकारी शामिल किए गए हैं उसमें सीईओ स्तर के लोग हैं, उसमें एसीईओ स्तर के लोग हैं, उसमें ओएसडी स्तर के लोग हैं। जी बताइए सर, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए, बताइए। देखिए मेरा सुनिए, ये कह देना कि किसके गले में, अब ये देश आजाद हो चुका, ये भारत कोई आर्थिक गुलामी या धार्मिक गुलामी के दौर से नहीं है। एक दलित के गले में नोटों की भी माला होगी, एक दलित के गले में फूलों की भी माला होगी। अब ये जूते पहनाने का समय नहीं है, अब दलित जूते पहनने के लिए पैदा नहीं हुआ, अब तो वो जूते मारना जानता है। मेरी बात तो सुनो सतीश प्रकाश जी, देखिए ऐसा है सर, ऐसा है सर, मैं हो सकता कि मेरी जानकारी गलत हो, लेकिन मैंने तो सुना यहाँ तक है सर, अलग अलग लोगों से सुना तो मैंने यहाँ तक है कि हर एक विभाग को जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक टारगेट दिया जाता था कि कितने की नोटों की माला आपको तैयार करनी है और उस नोटों की माला की कुल रकम कितनी होनी चाहिए। ये टारगेट बेस्ड काम होता था सर, विभागों में हड़कंप मचता था ऊपर से लेकर के नीचे तक, किस व्यक्ति को कितना इकट्ठा करना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये पब्लिक डोमेन में है। सुनिए 7 साल बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। गोरखपुर की मठ की संपत्ति की जांच करा लीजिए, सच का सच, झूठ का झूठ, कौन सा डिपार्टमेंट कितने पैसे देता है, ये सच आना चाहिए। मैं कह रहा हूं सर, 7 साल की सरकार की जो जवाबदेही है शलभरी त्रिपाठी की है, वो सतीश प्रकाश की नहीं है। सतीश प्रकाश की जवाबदेही है, सतीश प्रकाश उस जवाबदेही पर रहे सर, तो लोगों का भी फायदा होगा, आप भी अपना पक्ष रख पाएंगे। मैं लौटूं आपके पास, राजीव जी मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा सर, एक सेकंड में लौट रहा हूं सर आपके पास। राजीव जी मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा सर, मुझे बताइए नेक्सस काम कैसे करता है। देखिए ऐसा है कि राजीव मिश्रा जी मुझे बताइए सर, ये बिल्डर और अथॉरिटी का नेक्सस काम कैसे करता है सर, कैसे पैदा हो जाता है? मैं बताता हूं सर, हर एक अथॉरिटी में, हर एक सरकार में एक टाउन प्लानिंग अथॉरिटी होती है जो नियम के अनुसार लेआउट बनाता है, लेआउट के हिसाब से उसको अप्रूवल दिया जाता है और ये अप्रूवल एफएआर द्वारा ही दिया जाता है। अगर किसी भी नगर रचनाकार को किसी भी टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में नियम के हिसाब से काम करने दिया जाए तो बेहतर होगा। ये जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, जो हमें नहीं फर्क पड़ता कि किसकी सरकार है, किसने क्या किया, जो नियम को तोड़ते हैं, जो नियम फॉलो नहीं करते हैं, उनके खिलाफ तो सजा उनको मिलनी ही चाहिए। इसके अलावा आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका सोशल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। जिस बैंक ने एफएआर खरीदने के लिए बिल्डर को पैसा दिया, मैं तो चाहता हूं उस बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस इंजीनियर ने नक्शा बनाया, उसको पता है कि नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत ये संभव नहीं है, ये बनाया नहीं जा सकता, तभी भी उससे वो बनवाया गया। मैं समझता हूं कि जहां पर बिल्डर टाउन प्लानिंग अथॉरिटी में जाकर छोटी सी बात बताइए सर, साल 2009 के जिस प्रकरण का जिक्र मैं कर रहा था सर, कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिए जाने के बाद फिर एफआईआर बढ़ाया गया, ये सामान्यतः होता है क्या कि किसी सोसाइटी को आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया हो, उसके बाद एफआईआर बढ़ाया जा रहा हो, नए टावर बन रहे हो? बिल्कुल नहीं सर, ये नहीं होता, ये नहीं हो सकता, ऐसा करना वाजिब नहीं है, ये कानून के खिलाफ है। कोई भी सरकार अगर निर्णय लेती है एफआईआर बनाने का तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाद नहीं लेती, एफआईआर बनाने का काम दूसरे प्लॉट पे हो सकता है। प्रकाश जी जवाब तैयार रखिएगा सर, इसी सवाल को लेकर मैं वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले रोशनी जायसवाल मैं जानना चाहूंगा आपसे कि सत्ता में भले ही 89 के दौर के बाद से लगातार कांग्रेस उत्तर प्रदेश से गायब है, लेकिन विपक्ष में तो हैं। क्या आपके कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही थी कि नोएडा में दिल्ली के इतने नजदीक ये भ्रष्टाचार हो रहा है, आवाज कभी उठाई नहीं गई? देखिए, आपने सही कहा कि पिछले 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन करप्शन सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे भ्रष्ट राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। भ्रष्टाचार से जो मुलायम सिंह यादव जी की सरकार, मायावती जी की सरकार, फिर अखिलेश यादव जी की सरकार, फिर उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ट्विन टावर जो कि छोटी बिल्डिंग नहीं थी, लगभग 35 तल्ले की बिल्डिंग को पूरी तरह से नजरअंदाज ऐसे ही नहीं किया गया होगा। उसमें न जाने कितने अफसरों का मेल, न जाने कितना भ्रष्टाचार छुपा हुआ था।
और आज ये बिल्डिंग धराशायी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आए हुए भी डेढ़ साल नहीं हुआ है, बहुत लंबा समय हो गया और इतने साल बाद कार्रवाई हुई है। जो भी हुआ है वहाँ के लोग बहुत खुश हैं और भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है। रोशनी जायसवाल, मुझे बताइए आपकी निगाह में जिम्मेदार कौन है? आपकी निगाह में जिम्मेदार वो सरकार है जिस सरकार में इसकी नींव पड़ी, यानी कि 2007 से 2012 की बीएसपी सरकार। आपकी निगाह में जिम्मेदार वो है जिस सरकार के रहते कोर्ट में केस चलते हुए 1.5 साल के अंदर आधे से ज्यादा काम कर दिया गया, वो है समाजवादी पार्टी की सरकार। ये आपके जहन में जिम्मेदार वो सरकार है जिस सरकार के कार्यकाल में इनको ध्वस्त किया गया? देखिए, मामला 2004 से शुरू हुआ था, तो 2004 में जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी उसने प्रूफ दिया कि आप 15 तल्ले की बिल्डिंग बना सकते हैं। फिर उसके बाद 21 तल्ला, फिर मात्र 2 सालों के अंदर इतनी लंबी बिल्डिंग, 1.5 या 2 साल के अंदर जो ये बिल्डिंग तैयार हुई है। उस समय तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी तरह से दोषी मानी जाएगी। जी, तो जितना भी मैं अनुराग भदौरिया सवाल आपसे उससे पहले डॉक्टर सतीश प्रकाश जरा बता दीजिए मुझे कि अभी अभी राजीव जी जो हमारे साथ टाउन प्लानर है, जो टाउन प्लानर हैं वो कह रहे हैं कि भाई कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिए जाने के बाद एफआईआर नहीं बढ़ाया जाता, और जो सुपरटेक बिल्डर है वो भी अपने बयान में कह रहा है कि मैंने अथॉरिटी के हर शर्त हर नियम का पालन किया। तो जिम्मेदार कौन हुआ सर? नहीं, देखिए, सुनिए, आपने जैसा रोशनी जी ने भी बताया है कि जब ये प्लॉट का अलॉटमेंट होने के बाद में कितनी माले की बिल्डिंग बनेगी, 15 माले की अगर आरंभिक अवस्था में परमिशन थी, और अभी आपने बताया कि 2012 तक 13 माले की जो बिल्डिंग बनी, उसके बाद वो कैसे बनी, क्या बने, इनके ऊपर सवाल रहेगा। मेरा कहना ये है कि देखिए, सरकारें चेंज होती हैं, जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, जो अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी चेंज नहीं होती है। भारत में सरकारें अलग अलग लोगों की आएंगी, लेकिन जो सरकारी सिस्टम है, जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। उस बैंक से भी ये पूछा जाए कि मैं कह रहा हूं सतीश प्रकाश जी, जिन लोगों के जिन 26 लोगों के नाम आज सामने हैं वो बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे थे ना। अरे सुनिए, ऐसा तो नहीं है कि आपकी सरकार में काम नहीं कर रहे थे, अचानक से 2012 में काम करने बैठ गए वो लोग। भाई सुनिए अनंत जी, आप मेरी बात को सुनिए। सरकार अपनी पसंद के अधिकारी नहीं लाती। सरकार में कौन होगा ये एक सिस्टम है। पुलिस किसी की नहीं होती है। जो पुलिस इससे पहले की सरकारें में काम कर रही होती है वही आपको सरकार में मिलती है। आपको 5 साल काम करने का मौका मिलता है। जो अधिकारी था जब उसका अपॉइंटमेंट हुआ तब किसकी सरकार थी, ये कोई सवाल नहीं है। मेरा कहना यह है कि वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है, अगर ये गलत हुआ है, अगर सरकार बिल्कुल सवाल है सर, सतीश प्रकाश जी, बिल्कुल सवाल है। और सवाल मैं अपने ये सवाल में बड़ा ताल ठोक के पूछता हूं सर इस बात को, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सर अगर अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो ऊपर तक पैसा ना पहुंचता हो। नहीं, ऐसा नहीं होता सर। सुनिए। और जो मामला इतना हाईलाइट हो चुका है, जो मामला कोर्ट में जा रहा है, सरकारों की आंखें बंद थी क्या उस टाइम पे आपकी? अरे भाई सुनिए ना, अरे कोई आपके जो मुख्य सचिव थे, प्रमुख सचिव थे, आपके जो मुख्यमंत्री थे, आंखें बंद थी क्या? काम करेगा तो उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। आप सुनिए, जब आप सरकारी नौकरी में आते हैं, सरकारी सिस्टम के अंदर आते हैं, किसी भी संवैधानिक पद के ऊपर जाते हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आपके ऊपर कोई कितना भी दबाव डाले, आपको जो नियम कायदे कानून है उनके अनुरूप ही काम करना पड़ेगा। आपको नेता की बात वहां माननी पड़ेगी। आदेश लिखवाइए ना जाकर के, उस अधिकारी से ये भी पूछिए जाकर के, अगर कोई अधिकारी जो है अगर उनके ऊपर गलत दबाव डालना था। सतीश प्रकाश जी, ऐसा है सर, देखिए ये हकीकत आप भी जानते हैं, ये बात रोशनी जायसवाल, अनुराग भदौरिया, शैलमणि त्रिपाठी, राजीव जी, हर कोई जानता है कि जो आप बातें कर रहे हैं ना सर, वो किताबी बातें ज्यादा हैं। नेताओं की अधिकारियों के ऊपर कितनी दखल होती है या नहीं होती है, ये पब्लिक डोमेन में है। ये पब्लिक को, आपको या मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, नेताओं के फोन खड़कने के बाद कैसे काम होते हैं नहीं होते हैं लोग जानते हैं सर। अरे भाई, अगर अधिकारी से काम ना हो रहा हो तो कैसे पार्टी कार्यकर्ता आला कमान के पास जाकर काम करवाने के लिए सिफारिश करते हैं, ये बात पब्लिक डोमेन में है। तो इसमें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है सर कि अधिकारी को काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नेता की सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए। मुझे बताइए अनुराग भदौरिया साहब, छोटा सा सवाल। सतीश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास सर। हाँ, बता दीजिए सर। क्या बता दीजिए। देखिए, मैंने आपसे बोला कि देखो, सीधा सा सिंपल सी बात है, 2009 में बताइए सतीश जी, इस टावर को बनाने की परमिशन दी गई। जी। उसके बाद मार्च में 15 मार्च को अखिलेश यादव जी ने शपथ ली और 2 मार्च को नोएडा अथॉरिटी ने और इसका एफआईआर बढ़ा के
16-17 एफआईआर बढ़ा दिया, मतलब 40 मंजिल तक की इजाजत दे दी। 2014 में हाई कोर्ट, जब अखिलेश जी ने इसके ऊपर बोला नहीं ये गलत हुआ है, फिर हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तोड़ने की इजाजत दी, इसको तोड़ दिया जाए, गलत बना है। 2014 की बात कर रहा हूं। 15 अधिकारियों को दोषी पाया गया। फिर एक हाई लेवल की कमेटी बैठाई गई जो सीओ नोएडा अथॉरिटी की थी, उन्होंने 24 अधिकारियों को दोषी पाया गया। 24 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, 17 से लेकर अब तक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारे यहाँ तो हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी थी तोड़ने की। इन्होंने क्यों नहीं उन अधिकारियों पे अब तक चार्जशीट फाइल की, क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों उन अधिकारियों को बचाते घूमते रहे, क्यों अधिकारी अभी भी अच्छी पोस्टिंग पे बैठे हुए हैं? एक बात मैं आपकी जानकारी में और डाल देता हूं सर, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जानकारी में पहले से होगी, आपकी जानकारी में पहले से होगी, मैं उम्मीद करता हूं सर। और बात वो ये है कि जिन बायर्स ने पूरी कानूनी लड़ाई लड़ी ना, जिन बायर्स ने पूरी लड़ाई लड़ी 2012 में हाईकोर्ट जाने से पहले, वो ऑफिसों के चक्कर लगा रहे थे सर, नेताओं के ऑफिसों के और अधिकारियों के ऑफिसर के। तभी तो हाईकोर्ट, जब नेताओं से अधिकारियों से कोई रास्ता नहीं दिखा, तब जाकर के हाईकोर्ट पहुंचे वो लोग। अरे तो हाईकोर्ट में नहीं तो तभी हाईकोर्ट पहुंचे सर। तो 7 से 12 की जो सरकार थी ना, उस सरकार के लीजिए, जब समाजवादी की सरकार आई तो जब वो हाईकोर्ट गए, सरकार ने साथ दिया, 15 अधिकारियों पे कार्रवाई का आदेश दिया। उसके बाद हाई लेवल की मीटिंग बैठाई, जिसका उस समय नोएडा अथॉरिटी के सीईओ के अंडर में हाई लेवल कमेटी बैठी, फिर 26 अधिकारियों को दोषी पाया गया, फिर 26 अधिकारियों पे कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सर, वक्त मेरे पास कम है, संक्षेप में बताइए जरा शैलमणि त्रिपाठी जी कि ये तो आप तो कह रहे हैं कि हमने लोगों को इंसाफ दिया, विपक्षी पार्टियों की निगाह में तो आप ही गुनाहगार हैं कि आपने अधिकारियों को चिन्हित तो किया लेकिन कार्रवाई नहीं की। नहीं की, क्योंकि उनसे काम ले रहे हैं, उनसे गलत काम करवाना, तो कार्रवाई कैसे करेंगे? उन्हीं अधिकारियों से गलत काम करवाना। अनुराग भदौरिया की पूरी बात अगर आप सुनिएगा तो अनुराग भदौरिया की पूरी बात में उनका पूरा का पूरा झूठ बेनकाब हो रहा है। कैसे वो कह रहे हैं कि 2014 में हाईकोर्ट ने आदेश किया, तो आपने 2014 के बाद क्या किया? अगर हाईकोर्ट ने आदेश किया गिराने का, तो आपने क्या किया? आपको तो गिराना चाहिए था, पर इन्होंने क्या किया हम बताते हैं। आप बायर्स की एप्लीकेशन देखिए, बायर्स ने कोर्ट में जाकर क्या कहा है। बायर्स एसोसिएशन ने कहा है, देखिए शोर मत मचाइए, देखिए झूठ से कुछ नहीं होता, ये शोर मचाने से झूठ नहीं छुपेगा। आनंद इनको खामोश कराइए, आनंद खामोश कराइए ताकि इनका झूठ सामने आए। अनुराग भदौरिया, आनंद ऐसे बात नहीं हो पाएगी। अनुराग भदौरिया, मैं लौट रहा हूं आपके पास, थोड़ा शांत रहिए, इनको खामोश कराइए, थोड़ा शांत रहिए, अपने सवाल का जवाब तो लीजिए अनुराग भदौरिया, इतना तो संयम रखिए। जब मेरे फैक्ट्स, जी शैलमणि, जब मैं फैक्ट्स देना शुरू करूंगा, एक सेकंड में अनुराग भदौरिया, कुछ वक्त के लिए आपका ट्विटर से डाउन कर रहा हूं, आपकी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचेगी, पहले मैं सवाल का जवाब ले लूं, जो है सामने नहीं आ पाएगा। देखिए आनंद जी, ये जब ये बोलने नहीं देंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे ताकि इनका जो झूठ है वो लोगों तक ना पहुंचे। इन्होंने क्या किया आप देखिए, 2014 में हाईकोर्ट ने कहा, सवाल उन्हीं का है सर, उन्हीं का सवाल लेकर आपके पास आया हूं। इन्होंने जो बायर्स एसोसिएशन थी उसको धमकियां दिलवाई, उनके खिलाफ शिकायतें कराई। मैं बोलूं क्या? जी 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 आनंद जी, मेरी आवाज आ रही है क्या अब आपको? देखिए ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने बायर्स को धमकियां दिलवाई। बायर्स एसोसिएशन जो इस पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था, उनको धमकियां दिलाई गई, उनके खिलाफ मुकदमे लिखवाने की धमकियां दिलाई गई। उनसे कहा गया कि आप कोर्ट जाएंगे तो आपको हम तबाह कर देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अराजकता की, और दूसरी तरफ पुलिस फोर्स लगाई गई वहां नोएडा में, बाकायदे पुलिस फोर्स घेर के खड़ी हो जाती थी और रातों रात बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चलता था। बाकायदे बायर्स ने कोर्ट में जाकर बताया है कि हमें धमकी दी जाती थी और पूरा प्रोटेक्शन देकर उस बिल्डिंग को 12 माले से 31 माल तक पहुंचाने का काम इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में किया। जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया, आज देखिए ना चेहरा कैसा उतरा हुआ है। आप जितनी बार वीडियो दिखा रहे हैं ट्विन टावर के गिरने का, अनुराग भदौरिया का जो बीपीओ बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो 10,000 स्क्वायर मीटर रुपया जो गया है वो किसकी जेब में गया पूरा देश जानता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 1,000 रुपया स्क्वायर मीटर का, इतना तो जनता समझती है शैलमणि त्रिपाठी जी कि बिना कोई पैसा खिलाए या बिना भ्रष्टाचार हुए नियमों की अनदेखी करना या बिल्डर के मन के मुताबिक नियम बना देना संभव नहीं हो सकता। सरकारों की जिम्मेदारी थी, अब सरकार इस बात को जिम्मेदारी ले, पूर्ववर्ती सरकारें जिम्मेदारी लें या ना लें, जनता के बीच में संदेश साफ है। मेरे पास वक्त सर इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये बात पब्लिक डोमेन में है, ये बात आप लोग भी समझिए कि भ्रष्टाचारियों का जो तंत्र है वो किस तरीके से पूरे सिस्टम को अपनी जकड़ में ले चुका है। आज सिस्टम का सिर्फ एक अंग टूटा है,
लेकिन पूरा इस सिस्टम ऐसा खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, इसकी जवाबदेही सरकार के साथ साथ जिम्मेदारी आम लोगों की ही है, क्योंकि आज ये जो तंत्र टूटा है वो कुछ आम लोगों की कोशिशों की बदौलत है। राष्ट्रवाद में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।